हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन शर्मा और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर दैट इज अमाइन। और आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 हेडिंग्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, देन जीएमपी, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन द सेम वे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर अमाइंस। तो देखिए अमाइंस में फर्स्ट हेडिंग आ गई मेरे पास जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग अमाइंस को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अमाइन, व्हाट इज देयर यूजेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पर आऊं अमाइंस की, तो देखिए एनसीईआरटी में क्लियर कट मेंशन है कि अमाइंस आर सिंपली डिफाइंड एज जब अमोनिया में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाए बाय द एल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप। अब ऐसे समझिए, ये अमोनिया की स्ट्रक्चर है और अमोनिया में से मैं वन ऑफ दी हाइड्रोजन एटम को हटाकर R लगा दूं तो ये मुझे मिल जाएगा RNH2। दिस इज हम कह सकते हैं कि दिस इज एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि एराइल ग्रुप लगा दें हम लोग, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर और हम लगा दें यहां पर एराइल ग्रुप, तो दिस इज एरोमेटिक अमाइंस। हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर मैंने एक से ज्यादा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो देखिए मुझे ये मिल सकता है R2NH। अगर मैंने इस हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस कर दिया तो मुझे मिल सकता है R3N। तो इस तरह से हम लोग इसकी डेफिनेशन पर पहुंचते हैं कि व्हेन इन अमोनिया वन और मोर हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप देन अमाइंस आर फॉर्म्ड। तो अमाइंस की डेफिनेशन क्लियर है। चलिए अब मैं आता हूं यहां पर, देखिए कि अमाइन का यूज क्या है। तो एक्चुअली में एनसीईआरटी के नीचे पैराग्राफ में मेंशन है कि हमारे पास दो ये हार्मोन है, एड्रेनलिन और इफेड्रिन, और दीज हार्मोन्स आर यूज्ड इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों ही अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल हैं। फिर है हमारे पास नोवोकेन। नोवोकेन एक्चुअली में एक एनेस्थेटिक है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक है ये। अच्छा, बेनेड्रिल होता है बेटा एंटी हिस्टेमिनिक, हम लोग इसको कह सकते हैं एंटी एलर्जिक। और हमारे पास आते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो कि डिटर्जेंट में यूज होते हैं। डिटर्जेंट में हम लोग इनको यूज करते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हमने अभी इस जनरल इंट्रोडक्शन के डेफिनेशन वाले पार्ट में अमाइंस को डिफाइन किया और इसके यूज को हमने यहां पर समझा है। अब देखिए जब हम लोग अमाइंस के जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ही रहे हैं तो हम लोग यहाँ इसकी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि अमाइंस की स्ट्रक्चर कैसी है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। देखो हमको ये पता है कि अमोनिया के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है लाइक दिस और एक लोन पेयर है। तो मैं इस लोन पेयर को कुछ ऐसे यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया sp3। और sp3 की रेगुलर शेप क्या होती है टेट्राहेड्रल। मतलब टेट्राहेड्रल में 3 तो बॉन्ड बने हुए हैं और ये जो एक ऑर्बिटल है इसमें ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो यहां प्रेजेंट है। ये देखिए। अच्छा अब एक चीज समझें आप, जब मैं अमोनिया के इस बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल निकल कर आता है 106.4 डिग्री। ये वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है 106.4 डिग्री। लेकिन अब अगर मैं यहां इस अमोनिया में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता हूं एल्काइल ग्रुप से। अब देखो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया है कि हमने तीनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है मिथाइल ग्रुप से लाइक दिस। देखिए अब यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल आता है, ये बॉन्ड एंगल आता है 108 डिग्री। समझ रहे हैं आप, 108 डिग्री। अच्छा टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री और 28 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन यहां पर ये इससे थोड़ा सा कम है। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी ये जो लोन पेयर है सेंट्रल एटम का, ये रिपल्शन कॉज करता है और इसीलिए ये बॉन्ड एंगल है 108 डिग्री का। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसकी शेप बताइए। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, इसकी रेगुलर शेप टेट्राहेड्रल है, लेकिन एक्चुअल शेप क्या है इसकी पिरामिडल।
एक्चुअल शेप इज पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल देखो, जैसे मैं बात करूं ट्राई मिथाइल अमाइन की, तो बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 108 डिग्री, और अमोनिया के केस में ये बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है 106.4 डिग्री। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में आपसे इतना ही कुछ पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट देखें हम, देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जैसे हमारे पास पढ़ने के लिए जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम लोग उन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। तो यहां अमाइन के केस में देखें हम, तो एक तो मेरे पास आता है सिंपल डिग्री की बेस पे, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, देखो अमाइंस के अलावा अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी डिग्री डिसाइड होती है अल्फा कार्बन एटम से। लेकिन यहां पर अमाइंस की डिग्री डिसाइड होती है कि नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है। जैसे अब एक चीज समझिए, मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं RNH2। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया गया है एल्काइल ग्रुप से, तो इसका नाम दे दिया हमने 1 डिग्री अमाइन। अगर मैं यहां लिखूं, देखिए R2NH, तो 2 हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किया है। और अगर मैं यहां लिख दूं R3N, तो यहां पे तीनों हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किया है अमोनिया के साथ। तो ये बनता है 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक एल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और मेरे पास एक अमाइन है आइसोप्रोपाइल अमाइन, और मुझे इन दोनों की डिग्री डिसाइड करनी है। अब एक चीज देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि अमाइंस के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे यहां पर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है अल्फा, और अल्फा से आप देख सकते हैं कितने कार्बन एटम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं 2। तो दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। लेकिन अगर मैं अमाइंस के केस में देखूं तो हमको ये चेक करना है कि नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं केवल एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। तो आई थिंक अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि अमाइंस के केस में डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं। जब नाइट्रोजन से डायरेक्टली जितने कार्बन एटम जुड़े हैं वो उसकी डिग्री को डिसाइड करता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे देखिए ये मैंने लिखा एक एरोमेटिक अमाइन, देखिए तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली देखिए एक कार्बन एटम जुड़ रहा है, तो दिस एनिलीन इज ऑल्सो 1 डिग्री अमाइन। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन, और मैंने उसमें अभी क्लियर किया है आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस। देखो अगर हम क्लासिफाई करें तो एलिफेटिक अमाइन का सीधा सा मतलब क्या है कि जहां पर नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे RNH2। फिर आता है एरोमेटिक अमाइन, जहां पर नाइट्रोजन से डायरेक्टली बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको एनिलीन, दिस इज एनिलीन। ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन बन सकता है सिंपल अमाइंस और मिक्स्ड अमाइन। सिंपल अमाइन का मतलब क्या है कि जो एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं ये सेम है, और अगर जो एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं वो डिफरेंट हैं, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, अगर ये 3 डिग्री अमाइन है तो तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिंपल अमाइंस, जहां पर एल्काइल ग्रुप सेम आ रहे हैं, और जहां पर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं वो बन जाएगा मिक्स्ड अमाइन। तो हम लोग कुछ इस तरह से अमाइंस को क्लासिफाई करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलिफेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, सिंपल अमाइंस और मिक्स्ड अमाइंस। अब इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने इस चैप्टर में एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है टॉपिक वाइज। जब जहां पे जिसका क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आपको बेटा ये चैप्टर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको एज इट इज ही इसको सुनना है, और अपने नोट्स जो भी हैं आपके पास उनको सामने रखिए और प्रॉपर तरीके से रिवाइज करिए। चलिए, तो मेरे पास देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डिग्री अमाइन। अब आपको यह बताना है कि इन एग्जाम्पल में से कौन सा 3 डिग्री अमाइन है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आपको ये सारे नेम दिए गए हैं, अगर आपको नेम से स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है तो अभी जो अगला टॉपिक आएगा मेरे पास IUPAC, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे इसको। देखो जैसे पहला दिया गया है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। तो अब आप एक चीज जानते हैं कि यहां पे पेरेंट कार्बन चेन है साइक्लोहेक्साइल, ठीक है, 1 मिथाइल ये लीजिए,
और यहीं पर लगा हुआ है NH2। तो अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन एटम जुड़ रहा है, ये तो 1 डिग्री हो गया। दूसरा देखिए ट्राई इथाइल अमाइन, मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली 3 इथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, डायरेक्टली 3 इथाइल ग्रुप, तो बेटा ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। और यही पूछा गया है हमसे। मैं अगला और बता दूं, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, देखिए दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एंड दिस इज NH2, ये भी 1 डिग्री है। फिर है मेरे पास एन मिथाइल एनिलीन, ये देखिए ये एनिलीन है और ये हो गया एन मिथाइल एनिलीन, नाइट्रोजन से डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, दिस इज 2 डिग्री। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड, दिस इज ट्राई मिथाइल एनिलीन, ट्राई मिथाइल अमाइन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए और देखें हम लोग। अब हमारे पास एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन और है, ये देखिए कि क्लासिफाई अमंग दीज अमाइन एज प्राइमरी सेकेंडरी, इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं? 1 कार्बन एटम, तो ये तो हो गया 1 डिग्री। नाइट्रोजन से डायरेक्टली देखो 2 मिथाइल तो यहां जुड़ रहे हैं ये, और एक नीचे, दिस इज 3 डिग्री टर्शरी अमाइन। यहां देखिए ये नाइट्रोजन एटम है और इससे डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ रहा है, दिस इज 1 डिग्री। यहां नाइट्रोजन से डायरेक्टली ये 2 इथाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो दिस इज 2 डिग्री। तो बहुत सिंपल है अमाइंस में डिग्री डिसाइड करना। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, दैट विल डिसाइड द डिग्री ऑफ अमाइंस। चलिए आगे देखें हम लोग। अब हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन में अगला टॉपिक आता है IUPAC नोमेनक्लेचर। अब एक चीज समझिए आप, जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, अभी यूजेस पढ़े हैं और उनकी डिग्री को डिसाइड करना पड़ा है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास अमाइंस का नोमेनक्लेचर। क्योंकि देखिए बोर्ड में कॉमन नेम से भी क्वेश्चन बनते हैं और IUPAC नेम से भी बनते हैं, तो आपको दोनों तरह के ही नेम आने चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन थे वही मैंने यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है। हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, आप कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी रिफ्रेशर बुक तब अटेम्प्ट करना जब आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली हो, क्योंकि बोर्ड का पेपर तो बेटा 100% श्योर है कि ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से ही आने वाला है। अगर आप कोई सैंपल पेपर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को भी इग्नोर मत करिए आप। चलिए तो यहां पर बेटा मैंने ये लिखा, देखो इसका कॉमन नेम यहां ऐसे मेंशन करता हूं मैं, कॉमन नेम, और यहां लिखता हूं IUPAC नेम। देखिए मेरे पास है CH3 CH2 NH2, ये देखिए। अब इसका अगर मैं कॉमन नेम लिखता हूं तो बेटा ये बनेगा इथाइल, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन। अब IUPAC नेम में क्या रूल है? वो एक सेट रूल है। सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है उसका सफिक्स लगाइए। तो पेरेंट कार्बन चेन में देखो 2 कार्बन एटम है, तो क्या बनेगा? इथेन, दिस इज इथेन, और अमाइन, तो ये बन गया बेटा इथेन अमाइन सिंपली। ठीक है, ऐसी अगला देखिए आप, मैं इसके बाद ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, आप इनमें से सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। अब देखिए ये वाला, तो बेटा इसका नाम देखो CH3 CH CH3 नीचे NH2, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। अब कॉमन नेम पर आ जाइए। सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, 3 की बन रही है, तो दिस इज प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पर आ रहा है अमाइन, तो बेटा ये बन गया प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, या 2 प्रोपेन अमाइन भी कर सकते हैं आप लोग इसको। प्रोपेन 2 अमाइन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगला देखें हम लोग इसमें करेंगे ये वाला, इस वाले कंपाउंड को देखिए आप जरा। तो इसका अगर मैं कॉमन नेम देता हूं बेटा, ये बनता है एलाइल अमाइन, एलाइल अमाइन। और अगर मैं इसका IUPAC नेम दूं तो देखिए पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, मेरे पास ये NH2 फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा है, तो उससे जुड़े हुए कार्बन को हम नंबर 1 देंगे यहां। तो मेरे पास ये नाम आने वाला है, देखो प्रोप, सेकंड कार्बन पर है डबल बॉन्ड 2 इन, और 1 कार्बन पर है अमाइन, तो ये बेटा ये बन गया प्रोप 2 इन 1 अमाइन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब मैं आता हूं, देखिए इस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम है एनिलीन, इट्स कॉमन नेम इज एनिलीन। और कॉमन नेम इतना फेमस है कि IUPAC में एनिलीन को भी एज ए IUPAC नेम एक्सेप्टेड कर लिया गया है, तो इसका IUPAC नेम में एनिलीन लिख सकता हूं यहां। या एक और तरीका है,
कि पेरेंट कार्बन चेन तो बेंजीन है, बेंजीनामाइन, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज बेंजीनामाइन। एनिलीन तो है ही, साथ में बेंजीनामाइन। अब देखिए अगला वाला कंपाउंड देखिए, इसका नाम है बेटा, दिस इज ऑर्थोटोल्यूडीन। इसका कॉमन नेम है ऑर्थोटोल्यूडीन। और आईयूपीएसी नेम की बात करूं मैं, देखो एक आईयूपीएसी नेम तो बनता है 2-मिथाइल एनिलीन, 2-मिथाइल एनिलीन, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, दिस इज 2-अमीनोटोलुइन, 2-अमीनोटोलुइन। ये दोनों ही इसके आईयूपीएसी नेम है, ध्यान से इनको लिखिएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम देख लें इसको, इसका आईयूपीएसी नेम बताता हूं सीधे, दिस इज N, डाईमिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हैं इसको, और बेंजीनामाइन भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो ये कुछ इंपोर्टेंट आईयूपीएसी और कॉमन नेम है अमाइंस वाले चैप्टर से, एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन लिए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है यहां पर। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। तो ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन पूरा किया है। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन, यूजेस, डिग्री डिसाइड करना और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इस तरह के टॉपिक डिस्कस किए। और सेकंड हेडिंग में आप लोग जानते हैं हम लोग कि अमाइंस को डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से कैसे बना सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन का अमोनोलाइसिस करके वी विल प्रिपेयर अमाइंस, ठीक है। देखिए जैसे मेरे पास दिस इज हेलोएल्केन और मैंने यहां पर लिख दिया है अमोनिया। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है, हालांकि ये रिएक्शन हम हेलोएल्केन में भी पढ़ते हैं, यहां भी आती है ये। तो बेटा अमोनिया हमने ली है एक्सिस में, अमोनिया एक्सिस में है, तो हमको क्या करना पड़ा है, देखो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हेलोजन निकाल दीजिए आप लोग, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं समझने के लिए। तो यहां आपको मिलने वाला है RNH2। अच्छा बताइए, क्या आप मुझे इसकी डिग्री बता सकते हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अमाइन? अरे सिंपल, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितने कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, 1। तो दिस इज 1 डिग्री अमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री अमाइन जब आप अमोनिया एक्सेस में लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए इफ अगर आपने हेलोएल्केन एक्सेस में ले लिया, इफ यू टेक हेलोएल्केन इन एक्सेस, अब क्या होने वाला है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेलोएल्केन में भी आता है और यहां भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। अब क्या हुआ, देखो पहला एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 डिग्री अमाइन। देखिए RNH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। अच्छा अब आपके पास हेलोएल्केन तो और भी है अभी इसके पास, देखिए फर्दर ये हेलोएल्केन रिएक्ट करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन और एक X निकाल दीजिए, तो आपको मिलने वाला है R2NH, आपको 2 डिग्री अमाइन मिल गया, ठीक है। फिर देखिए एक और हेलोएल्केन आप इसके साथ रिएक्ट करेगा, X और H निकाल दीजिए, आपको मिलेगा R3N, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट एक और हेलोएल्केन मॉलिक्यूल यहां पर ऐड होगा और आपको फाइनली मिलने वाला है R4N+X-, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो कि डिटर्जेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंस इफ ड्यूरिंग द अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोएल्केन वी टेक हेलोएल्केन इन एक्सेस अमाउंट, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर अमोनिया एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अमोनोलाइसिस हम लोग पढ़ रहे थे हेलोएल्केन का, ऐसे ही अमोनोलाइसिस हम लोग पढ़ते हैं एल्कोहल का। देखिए अगर मेरे पास एल्कोहल है और यहां मैंने ROH और इसकी रिएक्शन कराई है अमोनिया के साथ में इस तरह से, और मैं यहां पर Al2O3 लेकर और ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इस रिएक्शन को कराते हैं, तो यहां से OH और H ये निकलेगा। देखिए सेम कंडीशन, अमोनिया इज इन एक्सेस, याद रखिएगा, और ये आपको मिलेगा 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन आपको मिलेगा एल्कोहल का अमोनोलाइसिस करने पर, अगर आप अमोनिया एक्सेस में लेते हैं। चलिए एक चीज और देखिए, अब अगर आप यहां पर अब एल्कोहल एक्सेस में लेते हैं, अगर आप एल्कोहल एक्सेस में लेंगे यहां, देखिए फाइनली जैसे यहां पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है, यहां देखो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर 2 डिग्री बनेगा और फिर बनेगा 3 डिग्री अमाइंस बनेगा।
लेकिन यहां क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं। इसमें एल्कोहल के साथ में अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो यहां बेटा क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री अमाइन। ये डिफरेंस है अमोनोलाइसिस ऑफ हेलोएल्केन और अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कोहल में। तो ये पहला मेथड हो गया जिससे आपने अमाइंस को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट कम टू द सेकंड मेथड, क्या है? रिडक्शन ऑफ। अब रिडक्शन हम अलग अलग कंपाउंड का रिडक्शन करा के हम अमाइंस बना सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं RCN। आप जानते हैं दिस इज साइनाइड और सफिक्स IUPAC में सफिक्स होता है नाइट्राइल। अगर मैं इसका रिडक्शन करूं, देखिए अब मेरे पास रिडक्शन करने के लिए कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं यहां पर टिन के साथ HCl, मैं यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता हूं। देखिए मैं यहां पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकता हूं निकेल के साथ हाइड्रोजन, और मैं यहां पर निकेल के साथ हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, टिन के साथ HCl और सोडियम के साथ इथेनॉल। हम लोग इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं साइनाइड को रिड्यूस करने के लिए। और फाइनली सबका अल्टीमेट गोल क्या है? सबका अल्टीमेट गोल है इट विल प्रोड्यूस अमाइन RNH2। ठीक है, सॉरी RCH2NH2। देखिए कुछ ऐसा होता है यहां पर, देखो 2 हाइड्रोजन यहां लगते हैं और 2 हाइड्रोजन यहां लगते हैं, तो यहां आपको मिल जाएगा RCH2NH2। दिस इज 1 डिग्री अमाइन आपको मिलेगा। ये किससे बनाया आपने? फ्रॉम साइनाइड, या फ्रॉम नाइट्राइल भी लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम नाइट्राइल। चलिए 2.B सेकेंड मेथड आते हैं हम लोग। देखिए 2.B लिखते हैं हम लोग, दिस इज नाइट्रोएल्केन। मैं नाइट्रोएल्केन को ऐसे भी लिख सकता हूं, सिंपल RNO2 करके भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। दिस इज नाइट्रोएल्केन। ठीक है, इसका भी रिडक्शन करना है हमको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, टिन के साथ HCl ले सकते हैं, Fe के साथ HCl ले सकते हैं। ये सब रिड्यूस करेंगे, RNH2 प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है यहां तक? ये हो गया 2.B। अब आते हैं हम लोग 2.C। देखिए 2.C, अब मैं यहां पर लेता हूं आइसोसाइनाइड। देखो आइसोसाइनाइड को हम आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। और बेटा जब हम लोग इसका रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो देखो यहां 1 हाइड्रोजन यहां और 3 हाइड्रोजन यहां, आपको मिल जाएगा ये RNH और ये CH3। तो कुल मिलाकर यहां आपको 2 डिग्री अमाइन मिलता है। अगर साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो आपको 1 डिग्री अमाइन मिलता है, आइसोसाइनाइड का करेंगे तो 2 डिग्री अमाइन मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग 2.D। देखिए 2.D, यहां पर मैं लेता हूं अमाइड, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का रिडक्शन हम लोग करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपको याद हो तो हमने एल्कोहल की GMP में ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी, क्योंकि ये बेटा एक एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन करते हैं तो अमाइड के अलावा जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं वो सारे के सारे एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। केवल एकमात्र ऐसा डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव अमाइड ही है जो रिडक्शन करने पर अमाइन प्रोड्यूस करता है। तो बेटा आपको यहां मिलेगा RCH2NH2। तो इस तरह से हमने ये बाय रिडक्शन मेथड, हमने 4 रिडक्शन मेथड पढ़े हैं, इससे हम लोग अमाइंस प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का सीधा सा मतलब है कि हमें उसको पानी से वॉश करना है। तो मेरे पास आता है बेटा एक कंपाउंड RNC, दिस इज आइसोसाइनाइड। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, देखिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे ऐसे लिखता हूं मैं। और यहां पर मुझे कराना है हाइड्रोलाइसिस और मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, लाइक HCl। अब यहां क्या होने वाला है, देखो यहां ये होगा HOH, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए हमने। तो देखो बेटा ये वाला हाइड्रोजन और इधर से ये वाला हाइड्रोजन, ये तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको मिलेगा RNH2। ठीक है, और बाकी जो कुछ बचा हुआ है, देखो क्या क्या बचा हुआ है आपके पास, HCOOH,
और ये मिल गया आपको 1 डिग्री अमाइन। तो हाइड्रोलाइसिस करके भी, आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करके भी हम अमाइन प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अगला देखें हम, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अमाइन में से अगर कोई एक क्वेश्चन बनता है मेरी चॉइस का, तो वो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और देखिए कैसे करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले हमको लेना है थैलामाइड। अब थैलामाइड कैसे लेते हैं भैया? थैलामाइड बनता है भैया थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड में H2O निकाल दीजिए तो थैलिक एसिड एनहाइड्राइड बनता है और फिर उसमें अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं तो बेटा आपको मिलता है ये थैलेमाइड। दिस इज थैलामाइड। चलिए अब थैलामाइड का यूज करके आपको बनानी है अमाइंस। तो भैया हम लोग सबसे पहले इसकी रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। अब KOH देखिए रिएक्टिव मेटल है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो दिस पोटेशियम विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन और आपको यहां मिल जाएगा देखिए पोटेशियम थैलामाइड। ये मिल जाएगा पोटेशियम थैलामाइड NK। हम जानते हैं K पे प्लस आएगा और पूरे नाइट्रोजन पर नेगेटिव। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है देखो, दिस होल पोर्शन will act as nucleophile. It will act as nucleophile. अब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं देखो एक हेलो एल्केन के साथ। अब हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन आपको याद है क्या? हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको देखो फाइनली क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है देखिए यहां पर के हटाकर क्या लगा देंगे, R लगा देंगे। ये आपको मिल गया एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ थैलामाइड। अब यहां फर्दर क्या करना है आपको बेटा, यहां पर आपको रिएक्ट करना है, हाइड्रोलाइसिस कराना है बेसिक मीडियम में, मतलब NaOH एक्वस आपको यहां पर यूज करना है। अब क्या होगा देखिए, ये हाइड्रोलाइसिस क्या करेगा, मैं कुछ ऐसे लिखता हूं ताकि रिप्रेजेंटेशन से समझ में आए आपको। देखो ONA यहां लगता है, H यहां, एक दूसरा ONA यहां लगेगा और H यहां। तो बेटा ये RNH2 अलग हो जाएगा और बाकी का ये पूरा कंपाउंड आपको मिलेगा। तो यहां फाइनली आपको क्या मिल रहा है, RNH2। दिस इज 1 डिग्री अमाइन, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इसमें से बनता है कि क्या हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक अमाइंस बना सकते हैं? अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो एल्काइल ग्रुप आया है ये हेलो एल्केन से आया है, और अगर मैं यहां पर एरोमेटिक एराइल हैलाइड ले लूं, मान लीजिए देखिए मैं यहां पर ये एराइल हैलाइड ले लूं, तो एराइल हैलाइड तो NSR डिफिकल्टी के साथ में शो करता है, इसीलिए हम कभी भी इस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कैसे मेंशन करेंगे आप कि एज वी नो दैट haloarine do not show NSR easily, so we cannot prepare Gabriel thalamide aromatic amines from Gabriel thalamide synthesis। ठीक है, इतना मेंशन करेंगे आप। तो ये हो गया फोर्थ मेथड गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बेटा आप कि लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कभी आप लो फील करेंगे, कभी ठीक ठाक लगेगा कि हाँ मेरी अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करनी है आपको कभी भी, हमेशा कुछ ना कुछ। अगर 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आधा घंटा पढ़िए, आधा घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़िए, बिल्कुल पढ़ाई से डिटैच मत होइए। होता है कभी कभी हमको लगता है कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा ये, आप लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे आपने आजकल एक मूवी चल रही है ना धुरंधर, उसमें देखा अक्षय खन्ना का कमबैक कितना शानदार हुआ है। तो उन्होंने हार नहीं मानी, वो हीरो नहीं बने, बहुत सारी मूवीज में हीरो नहीं है वो, लेकिन फिर भी लगातार उनका जो रिहर्सल है, लगातार जो उनकी प्रैक्टिस है वो लगातार जारी रही है, और वही उसका रिजल्ट है कि आज वो मूवी में बाकी सभी हीरो से बहुत अच्छा उनका जो है फीडबैक आ रहा है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी पढ़ाई से डिटैच नहीं होना है, लगातार पढ़ते रहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग, फिफ्थ मेथड है हमारे पास, देखो हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखिए अमाइंस की सिंथेसिस में 2 नेम रिएक्शन है, गैब्रियल और ये हॉफमैन। इन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या कहता है, देखो आपको लेना है एसिड अमाइड RCONH2, दिस इज अमाइड, और कंडीशन क्या है देखो, आपको रिएक्ट कराना है
ब्रोमीन के साथ में और 4 मोल ऑफ KOH। अच्छा, मैकेनिज्म आपके यहाँ बनती नहीं है तो आप सीधे सीधे बोर्ड के लिए रिएक्शंस को याद रखिए और उनके एक्सेप्शन जो भी है उनको याद रखिए। अब क्या होने वाला है देखो यहाँ बेटा, हॉफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है इसमें ये CO निकलता है पोटेशियम के साथ में, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक मिलेगा आपको RnH2, ठीक है, एक मिलेगा आपको 2 KBr, एक मिलेगा आपको K2CO3, इस तरह से। तो यहां आपको जो अमाइंस मिला है, अमाइन, और यहां जो एसिड अमाइड है, आप उन दोनों में अंतर देखिए जरा। अगर यहां N कार्बन एटम है, अगर यहां N कार्बन एटम है तो यहां कितने कार्बन एटम आ रहे हैं बेटा? N-1 कार्बन एटम। तो इसीलिए हम इसको डिग्रेडेशन मेथड भी कहते हैं। जब भी आपको कार्बन एटम कम करने होंगे तो आप इस हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला देखिए, इन्हीं पर बेस्ड एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल है। देखो एनसीईआरटी 13.2, एग्जाम्पल 13.3, सीधे सीधे एग्जाम्पल है इनके ऊपर। और एनसीईआरटी सॉल्व करिए, एग्जाम्पलर सॉल्व करिए, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कोई सैंपल पेपर उठाइए, अदरवाइज ये सफिशिएंट है। देखो, केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो हमको सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखो CH3 CH2 Cl, दिस इज क्लोरोईथेन, और आपको इससे बनाना है देखो CH3 CH2 CH2 NH2। अब देखो कन्वर्जन जब हम लोग करते हैं ना, तो कन्वर्जन से पहले आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप याद करते हैं तब मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर पाते हैं, लाइकवाइज। अब यहां पे एक चीज देखो आप, यहां पे 2 कार्बन एटम है और यहां पर कितने कार्बन एटम है? 3। तो इसका मतलब 1 कार्बन एटम आपको बढ़ाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन एटम बढ़ाने के लिए आपको साइनाइड की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके पास क्लोरोईथेन है। आप जानते हैं क्लोरोईथेन मतलब हेलो एल्केन NSR शो करेगा। इसकी रिएक्शन करा दो पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये मिलने वाला है आपको CH3 CH2 और CN, इथाइल साइनाइड बन गया। अच्छा, IUPAC नेम भी मैं इसको साथ में मेंशन करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका IUPAC नेम है बेटा प्रोपेन नाइट्राइल, याद रखिएगा, प्रोपेन नाइट्राइल है ये, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। अब देखो, अब यहां पर अगर आप इसको रिड्यूस कर दें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो देखिए 2 हाइड्रोजन यहां लगेंगे और 2 हाइड्रोजन यहां, तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। यही मिलने वाला है आपको प्रोपेनामाइन। तो जब भी कार्बन एटम बढ़ाने हो तो साइनाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराइए। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको दे रखा है, यहां करा देता हूं मैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए दिस इज फिनाइल C6H5 CH2Cl। अच्छा, बता सकते हैं ये हेलोअरीन है या एराइल मतलब देखिए क्लोरीन एटम डायरेक्टली बेंजीन से तो जुड़ा नहीं है, इसका मतलब हेलोअरीन तो नहीं है। इसमें आ रहा है एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं एराइल एल्काइल हैलाइड। और इससे आपको बनाना है देखो CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो अब आप जानते हैं ये एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो मैं KCN के साथ रिएक्ट करा दूं तो आपको देखो ये मिल जाएगा CH2CN, और फिर इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दीजिए। अच्छा, ये बेंजीन रिंग देकर एग्जामिनर स्टूडेंट को कंफ्यूज करना चाहता है कि वो ये ना समझ ले कि ये हेलोअरीन है, तो हेलोअरीन तो NSR शो नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए, क्लोरीन एटम डायरेक्टली बेटा यहां पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप से, फिर वो जुड़ा हुआ है बेंजीन से, तो याद रखना ये हेलोअरीन नहीं है, ये NSR इजीली शो कर देगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इसी का 13.3 वाले एग्जाम्पल। देखिए 13.3 वाला एग्जाम्पल देखिए, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस साल बोर्ड में जरूर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए आप समझिए इसको। राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामीन बाय हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब समझ रहे हैं आप, देखो यहां पर कोई अमाइड है, यहां पर कोई अमाइड है और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हैं हम लोग, दैट मींस NaOH के साथ Br2 लेते हैं, या कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर NaOBr भी लिख देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
या तो KOH के साथ ब्रोमीन लेना है या NaOH के साथ ब्रोमीन ले लो या NaOBr कर दीजिए, एक ही बात है वो। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और आपको इससे जो अमाइन मिल रही है दैट इज CH3CH2 CH2 NH2, आपको मिल रही है प्रोपेन अमाइन। दिस इज प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन अमाइन, ठीक है। तो यहां ये जो अमाइड है डिग्रेडेशन होकर बना होगा ये, तो डिग्रेडेशन में एक कार्बन एटम ज्यादा लगाइए आप यहां, तो आपको मिलेगा देखो CH3CH2 CH2, दिस इज CONH2। क्योंकि अब यहां से ये एक कार्बन एटम हट जाएगा तो ये प्रोपेन अमाइन मिल जाएगा। तो आपसे इसका IUPAC नेम पूछा है, स्ट्रक्चर पूछिए, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया देखो 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेन 1 अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, ये है ब्यूटेन अमाइड। और इससे क्या मिलेगा आपको, प्रोपेना या प्रोपेन 1 अमाइड। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो अब आ जाइए इसके सेकेंड पार्ट पर। द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। अब देखो कॉमन नेम है बेंजामाइड और आपको इससे स्ट्रक्चर बनानी है और फिर इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करना है, तो आपको IUPAC नेम भी आना चाहिए, कॉमन नेम भी आना चाहिए। तो एक्चुअली में IUPAC नेमिंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप IUPAC नेमिंग और कॉमन नेम नहीं कर पाते हैं तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बस की बात नहीं है। आपको पहले IUPAC पढ़ना पड़ेगा, कॉमन नेम याद करने पड़ेंगे, तब जाकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कर सकते हैं। तो बेंजामाइड ले लिया आपने, देखो दिस इज बेंजामाइड CONH2, ठीक है। और मैं डायरेक्ट यहां पे NaOBr ले लेता हूं, NaOBr। अब क्या करना है देखो, CO हटा दीजिए, यहां से CO हटा देंगे तो यहां पे डायरेक्ट बेंजीन से क्या जुड़ गया, NH2, और इसका नाम है बड़ा फेमस एनिलीन और बेंजीनामाइन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की 100% चांस है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, GMP पढ़ा है और अब हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बनता है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में देखें जो फर्स्ट मेंबर है CH3NH2, अमाइन का फर्स्ट मेंबर जो है इट इज फाउंड इन गैस फॉर्म, और बाकी के जो हायर्स वन है जैसे C2H5NH2 ये वॉलेटाइल लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड, और हायर मेंबर्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, हायर मेंबर्स आर सॉलिड। तो फिजिकल स्टेट में एज सच कोई इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है, फर्स्ट मेंबर है वो गैसियस फॉर्म में है। चलिए अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी में। सॉल्युबिलिटी तो देखिए अमाइंस के पास है एक्टिव हाइड्रोजन और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। देखिए वाटर के साथ अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर ले दैट मींस इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। अब एक चीज देखिए, एक हाइड्रोजन ये रहा इसके साथ जुड़ गया, ऐसे ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मान लीजिए यहां पर है, ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लेता हूं, देखिए 2 डिग्री अमाइन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, और 3 डिग्री अमाइन के केस में तो नहीं होगी। 3 डिग्री अमाइन के साथ में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसका मतलब विच अमाइन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? ऑब्वियसली 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, देन 2 डिग्री, और सबसे कम सॉल्युबल कौन सी होगी? 3 डिग्री अमाइन। तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा ऑर्डर आ गया हमारे पास, 1 डिग्री मोस्ट सॉल्युबल, 2 डिग्री अमाइन उससे कम, और 3 डिग्री अमाइन सबसे कम। इसी में अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखता हूं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जैसे ये मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है तो यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। देखिए ये दूसरा अमाइन है, ये दूसरा अमाइन है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या इस वाले हाइड्रोजन के साथ दूसरा अमाइन ग्रुप जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर 1 डिग्री अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर यही बनता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है फिजिकल स्टेट, फिर सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट आता है सॉल्युबिलिटी, और थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट।
और सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पर सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की। जैसे ये मेरे पास अमाइन है और हम लोग जानते हैं अमाइन के पास है एक लोन पेयर, तो इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये लोन पेयर को दे देगा तो ये सिंपल किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह, इट विल एक्ट एज लुईस बेस। और अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लूं जैसे RNH2 और मैं इसको वाटर मीडियम में ले लूं, तो देन इट विल फॉर्म और सॉल्यूशन में बचा रहेगा हाइड्रोक्साइड। और अगर मैं इसके लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb निकालता हूं यहां, तो देखो ये मिलेगा मेरे को, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन और नीचे मैं लिखता हूं RNH2। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर हो रही है, देखो कि बेसिक कैरेक्टर एक्चुअली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस फेज। ये याद रखिएगा आप, जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है क्वेश्चन, इसके ऊपर देखो Kb और Pkb इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, Kb और Pkb। अगर Kb ज्यादा है किसी अमाइन के लिए, किसी कंपाउंड के लिए Kb की वैल्यू ज्यादा है तो Pkb की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जस्ट लाइक pH, अगर मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक pH कंपाउंड A और B, इसकी pH है 6, इसकी pH है 9, तो अगर मैं इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालूं तो ये आएगा 10 की पावर -6 और ये आएगा 10 की पावर -9। तो इसकी pH क्या आ रही है, कम, लेकिन इसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या आ रही है, ज्यादा। लाइकवाइज इसकी pH ज्यादा है और यहां हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या आ रही है, कम। तो ऐसे ही अगर किसी बेस के लिए Kb की वैल्यू कम है तो Pkb की वैल्यू ज्यादा होगी, और Kb की वैल्यू ज्यादा है तो Pkb की वैल्यू कम होगी। ये इस वाले रिलेशन को याद रखें, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि एक्वस फेज और वेपर फेज में अमाइन का बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करिए। तो जब मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, बेसिक कैरेक्टर, और अगर मैं बात कर रहा हूं वेपर फेज में, तो इन वेपर फेज दिस बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो उस अमाइन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इस पर बेस्ड, इस वाले रूल पर बेस्ड ये काम करती है अमाइन। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास है, दिस इज 1 डिग्री अमाइन, ये लिखा मैंने 2 डिग्री अमाइन, ये लिखा मैंने 3 डिग्री अमाइन। तो हम लोग यहां पर जब बेसिक कैरेक्टर को अरेंज करेंगे तो हमको ये देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो पहले से ही है, अब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस डिग्री में ज्यादा है। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर 1+ आई इफेक्ट है, यहां पर 2+ आई इफेक्ट लग रहे हैं अमाइन के, और यहां पर लग रहे हैं 3। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको किस में मिलेगी, नो डाउट 3 डिग्री अमाइन में मिलेगी, उससे कम 2 डिग्री अमाइन, उससे कम 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन से भी कम किस में मिलेगी, देखो 1 डिग्री अमाइन से भी कम मिलेगी आपको अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया में तो आई इफेक्ट ही नहीं है, आई इफेक्ट 0 है यहां पर। और अमाइन से भी कम किस में मिलेगी, एनिलीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो मैं आपको बता रहा हूं। एनिलीन के केस में तो बेटा नाइट्रोजन से ये फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है जिसका -आई इफेक्ट होता है। तो अगर मैं वेपर फेज में अमाइंस के लिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेट करता हूं तो देखो सबसे कम है एनिलीन, देन अमोनिया, देन दिस इज 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइन। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है एक्वस फेज में। लेकिन अगर यही ऑर्डर मैं वेपर फेज में, अगर मैं यही ऑर्डर यहां पे लिखूं एक्वस फेज में,
अब एक्वस फेज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो मैटर करेगी, साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस भी अपना रोल प्ले करता है। देखिए तो मैं यहां पे लिखता हूं बेसिक स्ट्रेंथ एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है, ये हमने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, और दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होनी, अच्छा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, देखिए कि मान लीजिए कि बहुत क्राउडेड एरिया है, वहां से हम लोग अपनी गाड़ी लेके निकले और एक नेशनल हाईवे वहां से गाड़ी लेके निकले, तो ऑब्वियस बात है कि नेशनल हाईवे पर गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जब स्टेरिक हिंड्रेंस, जब मतलब किसी एक्टिव एटम के आसपास बहुत ज्यादा सराउंडेड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इसको देखिए आप, जैसे मैं यहां लिखता हूं, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। इस पर क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में कि एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से भी कम क्यों है। तो देखो ऑब्वियस बात है, अमोनिया में तो आई इफेक्ट क्या लग रहा है, जीरो, आई इफेक्ट जीरो है हाइड्रोजन का। अच्छा यहां पर एनिलीन के केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन विद द बेंजीन रिंग, तो दिस नाइट्रोजन लोन पेयर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, तो वो अवेलेबल ही नहीं है डोनेट करने के लिए, तो इसीलिए एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर अमोनिया से भी कम हो जाता है। इसके बाद देखें हम लोग, अगर मैं यहां पर देखिए एक्वस फेज में निकाल रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम आता, उससे ज्यादा आता है 1 डिग्री अमाइन, अब ये आपको याद रखना है, और उससे भी ज्यादा आता है 2 डिग्री अमाइन का, 2 डिग्री अमाइन। तो एक्वस फेज में देखिए भले ही यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन क्राउड भी तो बहुत ज्यादा है यहां पर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने से कोई ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ठीक ठाक है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो दोनों का नेट रिजल्ट ये बनता है कि 2 डिग्री अमाइन बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। 2 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस फेज में सबसे ज्यादा हो जाता है। अगर ये मिथाइल है, अच्छा अगर मैं यहां लगा दूं इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप में 1 डिग्री अमाइन का सबसे कम होता है, देन 3 डिग्री अमाइन, देन 3 डिग्री अमाइन, और सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री अमाइन। तो आप देखो इसको कुछ ऐसे याद रखिए, अगर मैं मिथाइल अमाइन की बात कर रहा हूं तो ये बनता है बेटा 312, 312, और अगर मैं इथाइल अमाइन की बात कर रहा हूं तो 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 132। मिथाइल जो कि छोटा ग्रुप है उसमें ज्यादा आ रहा है 312, इथाइल जो कि बड़ा ग्रुप है उसमें कम आ रहा है 132, और अमोनिया और एनिलीन का तो यहां भी वही ऑर्डर है जो ऊपर में प्रेजेंट है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को करते हैं, और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। चलो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है आपके पास, रिएक्शन विद HX। अब हम लोग जान चुके हैं कि ये जो अमाइन है ये बेस है, और HX इसके पास ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तो देखो कुछ ये सॉल्ट बनने वाला है, मैंने लिखा RNH2 और HX, तो बेटा आपको ये मिल जाएगा, देखो RNH3X, आप इसको हीट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा RNHR, ये आपको मिल जाएगा 2 डिग्री अमाइन, और फर्दर अगर आपने हेलो एल्केन एक्सेस में ले लिया है तो आगे रिएक्शन हो जाएगी। फिलहाल आप यहां पर इसको रुक सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड इंपोर्टेंट प्रिपरेशन आती है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। देखिए तो मेरे पास है RNH2, और इसकी रिएक्शन कर दें हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ, देखिए कुछ ऐसे, तो हम लोग जानते हैं यहां से ये HX रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहां RNHR, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड एल्काइलेशन ऑफ अमाइन ग्रुप। और अगर आपने यहां पर हेलो एल्केन एक्सेस में ले लिया है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आपको मिल जाएगा, और हमने स्टार्टिंग में अमोनोलाइसिस में पढ़ा था ये। अगर आप इस हेलो एल्केन को एक्सेस में ले लेते हैं, एक्सेस में, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, देखो
इस अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा हेलो एल्केन और आपको मिलेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसिटाइलेशन। देखिए दिस इज अमाइन और हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ। देखिए एसिड क्लोराइड के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो यहां से HCl विल बी रिमूव्ड और आपको मिलेगा RNH एंड दिस इज COCH3। ये क्या मिल गया आपको? दिस इज एन एल्काइल एसीटामाइड, एन एल्काइल एसीटामाइड। ये फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है अमाइंस की। नेक्स्ट देखें एसिडिक नेचर। देखिए हमको पता है कि अमाइंस तो बेसिक होते हैं, लेकिन अगर हम इनकी रिएक्शन किसी बहुत रिएक्टिव मेटल के साथ में कर दें, जैसे मेरे पास अमाइन है और इसकी रिएक्शन में कर दूं सोडियम के साथ, तो हम लोग जानते हैं सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल। सोडियम रिएक्टिव मेटल है और ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है, तो दिस रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द एक्टिव हाइड्रोजन और हमको फाइनली बेटा ये मिलेगा RNH एंड दिस सोडियम। ये सॉल्ट आपको मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने ये फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर को यहां पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे GMP में 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी, ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो बेटा यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं इसकी कंडीशन क्या है। देखो कार्बिल अमाइन रिएक्शन की पहली कंडीशन है कि इट कैन बी सोन ओनली बाय 1 डिग्री अमाइन। जो 1 डिग्री अमाइन होते हैं वो इस रिएक्शन को शो करते हैं। तो बेटा 1 डिग्री अमाइन में देखो एलिफेटिक अमाइन तो ये हो गई और एरोमेटिक अमाइंस ये हो गई। देखो एरोमेटिक अमाइन भी एनिलीन जो है वो 1 डिग्री अमाइन है। देखो, और अगर ये तो पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है कि बेटा आपको लेना है क्लोरोफॉर्म और तीसरी कंडीशन है कि आपको लेना है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH। ठीक, अब मैं इसकी रिएक्शन आपको कराता हूं। देखिए कार्बिल अमाइन रिएक्शन की इक्वेशन, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज मीथेन अमाइन और इसकी रिएक्शन करी हमने क्लोरोफॉर्म के साथ में और यहां मैंने ले लिया है एल्कोहलिक KOH। अब देखिएगा ध्यान से, एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ HX। तो बेटा यहां ये जो मैंने क्लोरोफॉर्म लिया है, इस क्लोरोफॉर्म में एक ही कार्बन है, यही अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन से क्लोरीन निकलेगा। तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इंटरमीडिएट मिलता है, उस इंटरमीडिएट का नाम होता है बेटा डाइक्लोरोकार्बिन। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। दिस इज डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट का नाम है ये। अच्छा अब देखो जरा, इस डाइक्लोरोकार्बिन में कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 2 एंड दिस इज 2, टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दिस डाइक्लोरोकार्बिन विल बी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग कार्बिल अमाइन रिएक्शन जो इंटरमीडिएट बनता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? तो बेटा वो बिहेव करता है किसकी तरह? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात आ रही है समझ में? चलो, अब ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है इट विल अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। कुछ इस तरह से देखिए CH3NH2 और यहां पर है ये डाइक्लोरोकार्बिन और ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा डाइक्लोरोकार्बिन को। और एल्कोहलिक KOH जो हमने लिया है अगेन वो अपना रोल प्ले करेगा। यहां से Cl, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से Cl, यहां से एक हाइड्रोजन, तो फाइनली आपको मिलने वाला है CH3N। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ है, एक HCl गया तो एक पाई बॉन्ड, एक HCl गया तो एक और पाई बॉन्ड। तो बेटा ये आपको मिलने वाला है, यहां पर देखो दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज मिथाइल आइसोसाइनाइड और इस मिथाइल आइसोसाइनाइड को हम शॉर्ट में बोलते हैं MIC, मिक। और यही वो मिथाइल आइसोसाइनाइड है जो 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें ये इन्वॉल्व थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड वेरी इंपॉर्टेंट गैस। और बेटा ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गिव्स वेरी बैड स्मेल, बहुत बैड स्मेल है इसकी। मतलब आप ऐसा करिए, मतलब 10 किलोमीटर दूर से आप इसकी स्मेल को पहचान सकते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। हमने स्टार्टिंग में लिखा है कि दिस रिएक्शन कैन बी शोन ओनली बाई 1 डिग्री अमाइन, तो केवल 1 डिग्री अमाइन इस रिएक्शन को शो करेगी, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं करेगी। अच्छा, अगर मैं यहां पे एनिलीन ले लूं, एनिलीन, और एनिलीन के साथ में ये रिएक्शन कराऊं, दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज एल्कोहलिक KOH, तो भैया यहां फाइनली आपको मिलेगा, देखिए, फिनाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं शॉर्ट में पिक। ये भी बैड स्मेल देता है। तो कार्बेल अमीन रिएक्शन इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि केवल 1 डिग्री शो करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री शो नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ अमाइंस। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए मैं ऐसा करता हूं, यहां इस तरह से मैं पहले से लाइन खींच लेता हूं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बोर्ड में जरूर आएगा, ये बोर्ड में जरूर आएगा। चलिए, तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, देखिए बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। कुछ ऐसे बनाते हैं हम लोग, देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम 1 डिग्री अमाइन के साथ कराएंगे, 2 डिग्री के साथ और 3 डिग्री के साथ। मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं 1 डिग्री अमाइन के साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जब मैं इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन यहां कराऊंगा, तो देखो एक H और एक Cl निकल जाएगा, यहां से H और Cl निकल जाएगा। तो आपको यहां मिलने वाला है, देखो आपको यहां मिलेगा RNH, और यहां पर ये जो कंपाउंड बनता है दैट इज सॉलिड PPT। ये जो कंपाउंड बना है दैट इज सॉलिड PPT। अच्छा, ऐसे ही ये तो 1 डिग्री अमाइन के साथ है। अगर मैं 2 डिग्री अमाइन के साथ में हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन कराऊं, देखिए, तो R2NH, ठीक है, तो यहां से एक क्लोरीन और ये H निकल जाएगा, आपको मिलेगा R2N, और ये सॉल्ट मिल गया आपको इसके साथ, एंड इट इज ऑल्सो सॉलिड PPT। सॉलिड PPT मतलब नीचे बैठ जाएगा ये। और अगर आपके पास 3 डिग्री अमाइन है, और 3 डिग्री अमाइन के पास आप देख सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब इट विल नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, तो ये तो रिएक्शन करने वाला है नहीं। तो 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 1 डिग्री अमाइन भी सॉलिड PPT बना रहा है और 2 डिग्री अमाइन भी बना रहा है। अब देखिए यहां पर अगर अब आप इस सॉलिड PPT में ऊपर से थोड़ा सा KOH मिला दें, एक्वस KOH। अब देखिए एक्वस KOH में ये रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, इट विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन एटम। तो आपको देखो कुछ ये कंपाउंड मिलेगा। ये कंपाउंड मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो PPT बनाता, जो सॉल्युबल हो गया, उसका स्ट्रक्चर बनाइए। अब देखो बेटा, ये है सॉल्युबल इन एल्कली, ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कराई तो सॉलिड PPT मिला, उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर से एक्वस KOH मिला दीजिए, दैट्स PPT गेट डिसॉल्व। इसका मतलब इट कंफर्म्स इट इज 1 डिग्री अमाइन। अच्छा, अगर मैं अब इस सॉलिड PPT के ऊपर एक्वस KOH डालूं, देखिए अब इसके पास तो रिएक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन के पास, तो यहां पर इनसॉल्युबल, मतलब ये सॉलिड PPT एज इट इज रहेगा, उसमें घुलेगा नहीं। तो इट कंफर्म्स द 2 डिग्री अमाइन, और यहां तो ये रिएक्शन हुई नहीं थी। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड इज हिंसबर्ग रिएजेंट। चलिए अब देखिए, मैंने यहां पर एलिफेटिक अमाइन की सारी इंपोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, और जब तक आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं अभी एरोमेटिक अमाइन वाला टॉपिक लेकर तुरंत फिर इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए अब मेरे पास एक इंपोर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिक अमाइन। तो नाम से ही पता चल रहा है, एरोमेटिक अमाइंस देखो नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो मेरे पास एरोमेटिक अमाइन देखो कुछ ऐसे है, ये रही एरोमेटिक अमाइन। अब इसमें हम लोग, ये तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है, अगर मैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दूं, यहां देखो तो मुझे मिल जाएगा एन एल्काइल एनिलीन।
एक और हटा दूं, हाइड्रोजन और आर लगा दूं इस तरह से, तो ये मिल गई मेरे को 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। क्लियर है यहां तक? तो अब इसमें फर्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए मेरे पास है नाइट्रोबेंजीन। अब इस नाइट्रोबेंजीन को मैं रिड्यूस करता हूं। देखिए याद रखिएगा, अगर मैं इसका रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराता हूं, जैसा कि हमने RnO2 का किया था, तो बेटा यहां पर ये बनाएगा NHOH। यहां से आपको एरोमेटिक अमाइन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैं यहां लिख देता हूं, डू नॉट प्रोड्यूस एनिलीन, डू नॉट प्रोड्यूस एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है ये। तो इसको रिड्यूस करना है तो आपको क्या लेना है बेटा, टिन के साथ HCl लेना है, और ये लैब मेथड है। टिन के साथ HCl बनाना इज अ लैब मेथड, और यहां NO2 विल रिड्यूस इनटू NH2। और एक और इंपॉर्टेंट मेथड आता है, Fe के साथ में आप मिनरल एसिड HCl ले लें, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, क्योंकि हम जानते हैं इंडस्ट्री में तो बेटा पैसा भी मैटर करता है। तो मतलब इकोनॉमिक रेट में अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो यहां क्या होता है देखो कि Fe और HCl आपस में रिएक्शन करते हैं, ये बनता है FeCl2 और ये हाइड्रोजन। इसका फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये बन जाता है FeCl3। तो अगेन ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है और HCl फिर प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब आपको स्टार्टिंग में केवल HCl रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए चाहिए बस, बाकी का फिर तो HCl मिलता रहेगा आपको। तो दिस इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। और यहां भी आपको मिलेगा एनिलीन, ये है एनिलीन, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर आपके पास बेंजामाइड है, देखो बेंजामाइड, तो आप क्या करेंगे, सीधे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यूज कर लेंगे। Br2 के साथ KOH ले लीजिए, तो यहां से ये CO हट जाएगा और आपको मिल जाएगा एनिलीन, ये मिल जाएगा एनिलीन। क्लियर है यहां तक? चलो अच्छा, और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। देखो अगर आप बेंजोनाइट्राइल ले लें, बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन से क्या जोड़ दीजिए, CN, आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बेटा ये बनेगा CH2NH2, एरोमेटिक अमाइन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एल्काइल ग्रुप फर्दर जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, ठीक है। और हम लोग बना सकते हैं इसको, अगर आप इसमें हाइड्रोलाइसिस कर दें आइसोसाइनाइड ग्रुप का, आइसोसाइनाइड ग्रुप का, तो आपको मिल जाएगा एनिलीन, ये मिल जाएगा एनिलीन। क्लियर है? तो दीज आर सम इंपोर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एरोमेटिक अमाइंस। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है वो और मैं आपको बता दूं, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हो आप इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हो, देखो ये आपने लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरामीन से, इसकी रिएक्शन क्लोरामीन NH2Cl के साथ करा दीजिए, तो यहां मिल जाएगा आपको, देखो अमीनो ग्रुप जुड़ जाएगा बेंजीन से और बाकी Mg के साथ Br तो पहले से ही है, एक Cl और जुड़ जाएगा। दिस इज एनिलीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एनिलीन बनाने का अच्छा मेथड है ये। तो दीज आर सम इंपोर्टेंट केमिकल जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये चैप्टर छोटा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको लग रहा होगा है सबसे छोटा चैप्टर यही है। आपको क्या करना है, वही सेम मेथड है, वीडियो वॉच करिए, नोट्स अगर आपके पास हैं तो उनको पढ़ते रहिए, और जो भी आपको पॉइंट ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको वहीं पर हाईलाइट करिए। और अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो अब आते हैं हम लोग बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। देखो जैसे ये मेरे पास है बेंजीन, और बेंजीन में ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट। ये बात मैंने कई बार बताई है, हर चैप्टर में बताता हूं, बार बार बताता हूं। ये बेंजीन है बेटा, ऑल 6 कार्बन एटम्स आर इक्विवेलेंट।
और अगर मैं इस बेंजीन में कोई भी एक ग्रुप लगा दूं, मान लीजिए मैंने ग्रुप लगा दिया, अब बेंजीन की इक्विवेलेंसी खत्म हो गई, अब मैं कहीं से भी नंबरिंग शुरू नहीं करूंगा, अब इसको मिलेगा 1 2 3 4 5 6। अब ये ग्रुप दो टाइप का हो सकता है। अब बेंजीन से जुड़ने वाले ग्रुप हो सकते हैं टू टाइप के। जैसे देखिए, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। दैट मीन दिस इज रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप, रिंग डीएक्टिवेटर ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन आते हैं, जैसे हेलो, CN, NO2, CHO, ये कुछ हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। और दूसरा ग्रुप जो जुड़ सकता है बेंजीन से, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो ये रिंग को एक्टिवेट करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो दिस इज रिंग एक्टिवेटर ग्रुप, रिंग एक्टिवेटर ग्रुप, क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ये, ठीक है। देखिए, अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप में आते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2 ग्रुप, दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग। तो यहां पर एक चीज याद रखिए, जो रिंग डीएक्टिवेटर होता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, और जो रिंग एक्टिवेटर होता है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, मेटा पोजीशन पर कभी कोई चेंज नहीं होता है। तो अब यहां जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा जुड़ने के लिए वो कहां अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। और जो रिंग एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं उनके केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो पर, तो इसीलिए हम इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, एनिलीन का हमको हैलोजिनेशन पढ़ना है, इसकी बात करते हैं। देखो, एनिलीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हैलोजिनेशन। अब एनिलीन के नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, दिस लोन पेयर विल पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अगर मैं इसका यहां पर हैलोजिनेशन कराता हूं, देखो Br2 पोलर सॉल्वेंट के साथ में, तो जो तीनों पोजीशन एक्टिवेटेड हो चुकी थी, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, यहां पर ये हेलो ग्रुप आके जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, अब अगर आप यहां से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप, ये करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए हम करेंगे यहां पर बेटा एसाइलेशन। जैसे ये मेरे पास अमीनो ग्रुप है और मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूं एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो यहां पर हम जानते हैं ये क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, आपको मिलने वाला है, देखो दिस इज एसाइल ग्रुप। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझिए, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पहले 100% जा रहे थे बेंजीन रिंग में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे, लेकिन अब यही लोन पेयर किस में जाएंगे भाई, 50% चांस है कि वो यहां चले जाएं एसाइल ग्रुप के साथ में। तो ओवरऑल बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले बढ़ रही थी, मान लीजिए 100, तो अब कितनी बढ़ रही होगी, 50। तो हमने यहां पे प्रोटेक्शन किया है अमीनो ग्रुप का। और अगर अब मैं इस अमीनो ग्रुप में हैलोजिनेशन करा दूं, इस अमीनो ग्रुप का हैलोजिनेशन Br2 के साथ वाटर, तो अब हमको मिलेगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। देखिए NHCO एक बार ऑर्थो पे लगा देंगे और एक बार पैरा पोजीशन पर, और एक बार लगा दीजिए पैरा पोजीशन पर। और अगर अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं, देखिए, और अगर अब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं यहां, तो आपको मिल जाएगा 2 ब्रोमो एनिलीन
और 4 ब्रोमो एनिलीन। दिस इज 4 ब्रोमो एनिलीन। तो हेलोजिनेशन में अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑप्टिंग करना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो तीनों एक्टिव पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये था हेलोजिनेशन। सेकंड इंपोर्टेंट रिएक्शन आती है आपके पास नाइट्रेशन। बहुत इंपोर्टेंट है ये। नाइट्रेशन क्या है समझिए। अगर मैं इस एनिलीन का नाइट्रेशन करना चाहता हूं, देखिए हमारे पास एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहां नाइट्रो ग्रुप NO2 को ऐसे इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड कराएगा। देखिए कुछ ऐसे, H2SO4 को हम लोग लिख सकते हैं HSO4 और HNO3 को मैं लिखता हूं HONO2। अब एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है नाइट्रिक एसिड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोवाइड H+, नाइट्रिक एसिड विल प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन। तो जब इस कंपाउंड में से H+ निकल गया तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फेट, और यहां आपके पास बचा है नाइट्रेट, एंड दिस नाइट्रो ग्रुप विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो नाइट्रो ग्रुप विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होता है देखिए यहां पर देखिए ये जो एनिलीन है, दिस H2SO4 प्रोवाइड H+ आयन टू दिस अमीनो ग्रुप, और ये बन जाता है यहां पर एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन, और दिस एनिलीनियम आयन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से क्या होता है देखिए कि हमको पता है कि अमीनो ग्रुप तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वहां तो पैरा भैया ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एनिलीनियम ग्रुप पैरा वाला बनेगा 51%, मेटा वाला भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनेगा, मेटा वाला भी, और ये बनता है 47%, और ऑर्थो वाला बनता है लेस अमाउंट में, दैट इज 2%, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एनिलीनियम आयन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग द नाइट्रेशन जो मेटा प्रोडक्ट है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में क्यों बन रहा है, तो उसका रीजन है क्योंकि यहां H2SO4 प्रोवाइड H+ आयन टू दिस अमीनो ग्रुप, एनिलीनियम आयन बनता है, और यहां पर ये जो NH3+ है दिस इज हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसीलिए यहां पर मेटा जो आइसोमर है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग। अच्छा, अगर हम इस अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कर दें तो हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर इस अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दें एसाइलेशन के द्वारा, तो देखो NHCOCH3। अब अगर नाइट्रेशन कराएंगे तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सल्फोनेशन। देखिए ये मेरे पास है एनिलीन, और हम लोग इसका सल्फोनेशन कराते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, और ये हमको मिल जाएगा देखिए पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और इसका नाम है पैरा सल्फेनिलिक एसिड। पैरा सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर आप इस अमीनो ग्रुप को एनिलीन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देते हैं जैसे निकल हाइड्रोजन के साथ में, तो दिस बेंजीन रिंग विल गेट हाइड्रोजनेटेड और आपको मिल जाएगा साइक्लोहेक्साइल अमाइन। ये मिल जाएगा आपको, बेंजीन रिंग विल गेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट देखें हम लोग। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है डाई टेस्ट। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास एक 1 डिग्री अमाइन है RNH2 और मेरे पास एक 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन है दिस वन। अब हम इनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं?
क्योंकि दोनों ही कार्बिलामाइन रिएक्शन शो करेंगे, दोनों ही बैड स्मेल प्रोवाइड करेंगे आइसोसाइनाइड बना के। तो 1 डिग्री अमाइन को अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना है एरोमेटिक अमाइन से, तो हम लोग यहां पर करते हैं डाई टेस्ट। अब डाई टेस्ट क्या होता है, देखो हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करा दूं 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के साथ में, तो यहां पर नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो डाई फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। और अगर इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन में करा दूं एनिलीन के साथ में, तो यहां पर कपलिंग रिएक्शन विल टेक प्लेस, H और Cl यहां से निकलेगा और आपको फाइनली मिलता है पैरा अमीनो एजो बेंजीन, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, और ये होता है येलो डाई, दिस इज येलो डाई। तो फॉर्मेशन ऑफ येलो डाई कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ दिस एनिलीन, और जो एलिफेटिक अमाइन होगा वो इस रिएक्शन को शो नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट देखें हम लोग, अब हमारे पास इस अमाइन वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इसकी प्रिपरेशन और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दैट वी विल डिस्कस। तो सबसे पहले मैं इसकी जीएमपी की बात करूंगा और फिर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखो मान लीजिए मेरे पास ये है एनिलीन, ठीक है, दिस इज एनिलीन, और इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं देखो नाइट्रस एसिड के साथ में। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, नाइट्रस एसिड के अलावा वो आपको दे सकता है सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर, ये भी दे सकता है। तो बात एक ही है, चाहे आप नाइट्रस एसिड लें, चाहे आप सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर लें, एक चीज जो याद रखनी है आपको, टेम्परेचर मस्ट बी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है वो हाई टेम्परेचर पे, मतलब 10 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां आपको जो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा वो मैं ऐसे बना देता हूं, दिस इज N2 पॉजिटिव एंड दिस इज Cl नेगेटिव। अब ये जो मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, दिस इज कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इससे हम लोग बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, वो मैं देखता हूं। अभी हम लोग देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मैं यहां ऐसे बनाता हूं, थोड़ा सा और नीचे, यहां बनाता हूं, और ये रहा डाइएजोनियम क्लोराइड BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और अगर मैं इसकी रिएक्शन केवल वाटर के साथ करता हूं, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक ये रिएक्ट नहीं करेगा, और जैसे क्योंकि स्टेबल है केवल 0 to 5 पर, उसके बाद ये अनस्टेबल है, मतलब रिएक्टिव है। तो यहां क्या होगा देखो, पानी के साथ रिएक्ट कराऊंगा मैं, तो बेटा आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से मिल जाता है फिनॉल, आपको फिनॉल मिलता है। याद रखिएगा, पानी से फिनॉल, ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं जो कंफ्यूजिंग है। अगर आप यहां पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ पानी लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, हाइपोफॉस्फोरस एसिड जिसे हम फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, मैं लिख देता हूं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक, फॉस्फोरस एसिड या फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं इसको हम, फॉस्फेनिक एसिड। तो यहां बेटा आपको मिलने वाला है बेंजीन, याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में आपको बेंजीन मिलेगा, और केवल वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो फिनॉल मिलेगा। लाइकवाइज, अच्छा, और साइड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, देखो साइड प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3, और यहां जब आप इसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराओगे, इथेनॉल के साथ, तो यहां भी आपको बेंजीन मिलेगा,
और साथ में मिलेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, देखिए। नेक्स्ट देखें, अगर आप इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl, तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन, और ये रिएक्शन पड़ी हुई है सैंडमेयर रिएक्शन में। अगर आप इसकी रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में कराते हैं HBr लेकर, तो बेटा आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और अगर आप इसकी रिएक्शन कॉपर साइनाइड के साथ में कराते हो, तो आपको मिलेगा बेंजोनाइट्राइल, दिस इज बेंजोनाइट्राइल। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। और देखिए आगे, अगर मैं यही रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ HCl लेके करूं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और अगर कॉपर पाउडर के साथ HBr लेके चलूं, कॉपर पाउडर के साथ HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। बट नाउ द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डिफरेंट। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है गेटरमैन्स रिएक्शन। दिस इज गेटरमैन्स रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे देखें। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो मुझे कॉपर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, और सीधे आपको मिल जाएगा आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। और अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी परफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ HbF4, तो बेटा आपको मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। आप एक चीज नोट कर रहे हैं यहां पर, यू कैन प्रिपेयर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो डायरेक्टली, जबकि हेलो एल्केन में आप क्लोरो और ब्रोमो बना सकते हैं। फ्लोरो और आयोडो बनाने के लिए आपको कुछ इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की। और देखिए, अगर आप बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हो, फिनॉल के साथ देखो, तो हमको पता है कपलिंग रिएक्शन होगी। देखो मैं यहां पूरा प्रोडक्ट बनाता हूं, यहां मैं लिखता हूं दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम, और इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ। देखिए यहां से ये HCl हट जाएगा ये, और आपको मिल जाएगा, देखो दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और बेटा इसका कलर होता है ऑरेंज, इट इज ऑफ ऑरेंज कलर डाई। तो BDC की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराओगे तो ये मिलेगा। अच्छा, अगर आप BDC की रिएक्शन अगर एनिलीन के साथ कराते हो, अभी थोड़ी देर पहले भी कराई थी मैंने ये रिएक्शन, अगर आप एनिलीन के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलने वाला है? देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, आपको मिलेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एंड दिस इज येलो कलर डाई, दिस इज येलो कलर डाई। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनती है इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में, वो देख लीजिए आप। अगर आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 के साथ, परफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ सोडियम नाइट्राइट लेके करते हो, तो आपको मिलेगा बेटा नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो मैं क्या करता हूं, इसको शॉर्ट कर देता हूं ताकि आप एक बार में इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लें तो आपको मिल जाए। देखिए इस तरह से, तो आप चाहें तो पूरा एक हमारी शीट में आ सकता है। इसको जब भी बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बनाएं, आप एक पूरी A4 शीट पे ही इसको नोट करें। तो बेटा हमने ये अमाइंस और बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस की हैं, और आप भी इसी तरह से नोट अपने बनाइए, अगर नहीं है तो। अगर नोट्स हैं तो उसमें हाईलाइट करते जाइए आप। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो उसी से आने वाला है। देखिए क्वेश्चन है कि हाउ विल यू कन्वर्ट 4-नाइट्रोटोलुईन टू 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड। तो देखिए ये मेरे पास है 4-नाइट्रोटोलुईन और ये है 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड।
तो वी हैव टू परफॉर्म दिस कन्वर्जन। तो देखिए बेटा, हम लोग सबसे पहले यहाँ ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे पोलर सॉल्वेंट में। तो देखिए हमको मिलने वाला है, हम ये जानते हैं NO2 का -M इफेक्ट है, तो ये मेटा पोजीशन को एक्टिवेट करेगा और ये पोजीशन CH3 के लिए ऑर्थो पोजीशन है। तो कुल मिलाकर यहां हम लगा देंगे ब्रोमीन और ये मिल गया मेरे को ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू CH3। अब देखिए क्या करना है हमको, हमें यहाँ NO2 को हटाना है क्योंकि यहाँ NO2 है नहीं फोर्थ पोजीशन पर। तो हम लोग करेंगे बेटा इसका रिडक्शन, टिन के साथ HCl, तो हमें ये मिल जाएगा NO2 रिड्यूस होकर मिल जाएगा NH2, दिस इज Br, और ये मिल गया आपको NH2। अब हम लोग इस NH2 को हटाकर देखिए, आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग इसका डायजोनियम सॉल्ट बना लें पहले। तो डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कर दो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहां मिल जाएगा बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और यहां मैं लगा दूंगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और अगर अब मैं इसकी रिएक्शन कर दूं सिंपल H3PO2 के साथ, H3PO2 के साथ, देखिए H3PO2 के साथ, तो मुझे यहां मिल जाएगा ये, या N2Cl की जगह हटके क्या आ जाएगा H, और बाकी का सब ऐसे ही रहने वाला है, यहाँ Br और यहाँ CH3। अब इसको KMnO4 के साथ रिएक्ट करा देंगे हम। तो KMnO4 के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है कि जो भी बेंजाइलिक कार्बन है इट विल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमाइन का, दैट वी विल परफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, देखिए KB के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो हम लोग पहले KB और PKB का रिलेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए KB का मतलब होता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसके लिए KB ज्यादा है इसका मतलब उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसके लिए KB कम है उसका बेसिक कैरेक्टर कम है। और ये जो KB है ये PKB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे आपको यहां पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ KB की बात हो रही है। इसका मतलब है वीक बेस से आपको स्ट्रॉन्ग बेस की ओर इसको लिखना है, लेस बेसिक से मोर बेसिक की ओर आपको इसे लिखना है। तो देखिए मैं सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर बना दूं, तो आपके पास है दिस इज इथाइलामाइन, दिस इज एन मिथाइल एनिलीन, दिस इज डाई इथाइल एनिलीन, डाई इथाइल एनिलीन, और लास्ट में है आपके पास डाई इथाइल अमाइन, और ये है आपके पास एनिलीन। मैं इनको दे देता हूं, दिस इज A, B, C और D। तो सबसे पहले ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेटा यहां सबसे कम है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लेस बेसिक आ गया D, और D से थोड़ा सा ज्यादा होगा B, क्योंकि यहाँ पे CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, और B से ज्यादा हो जाएगा A, और सबसे ज्यादा हो जाएगा C, क्योंकि ये जो KB है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दैट क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मीथेनामाइन। अब इसको देखिए जरा, इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग और यहां लिखते हैं मीथेनामाइन। देखिए CH3NH2। तो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखने से ये पता चल रहा है हमको कि इन दोनों में एक कार्बन एटम का डिफरेंस है, मतलब डिग्रेडेशन हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको अमाइड बना दीजिए, अमोनिया के साथ हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो ये मिल जाता है आपको, दिस इज अमाइड, ठीक है। और इस अमाइड की रिएक्शन कराओ फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड के साथ, दैट इज Br2 के साथ KOH ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा दिस इज मीथेनामाइन। इंपोर्टेंट कन्वर्जन है, अमाइंस में 100% चांस है कि बोर्ड में पूछे जाए। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट है
हेक्सेन नाइट्राइल, देखिए सेकंड पार्ट इसका, हेक्सेन, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो हेक्सेन नाइट्राइल को CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 ये CH2 और हेक्सेन नाइट्राइल यहां पे बना देता हूं मैं 1 2 3 4, दिस इज 5 और यहां पर नाइट्राइल मैंने ऐसे बना दिया हेक्सेन नाइट्राइल। और आपको बनाना है 1 अमीनो पेंटेन, मतलब आपको ये बनाना है CH3 CH2 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 और CH2NH2 1 2 3 4 5। तो कुल मिलाकर आप इस साइनाइड का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 में। और जैसे ही ये CONH2 में कन्वर्ट हो गया तो आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो वो पहले स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कर दिया, अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ KOH लेके, तो यहाँ से CO हट जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 2 स्टेप में आप इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। लास्ट वाला देखिए, थर्ड वन है मीथेनॉल से इथेनोइक एसिड। देखिए, अरे मीथेनॉल से CH3OH और इथेनोइक एसिड, ये लीजिए, दिस इज इथेनोइक एसिड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस मीथेनॉल को कन्वर्ट कर लीजिए हेलो एल्केन में, तो मुझे मिल गया बेटा CH3Cl, और अब इसकी रिएक्शन करा दो आप KCN के साथ, तो दिस विल बिकम इथाइल साइनाइड, और इथाइल साइनाइड का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, आपको मिल जाएगा ये इथेनोइक एसिड। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे अमाइंस वाले चैप्टर के, और हम लोगों ने पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इस चैप्टर को आप लोग कैसे पढ़ना है, वीडियो ऑन करिए, अपने नोट्स बना लीजिए अगर नहीं बनाए हैं तो, और अगर आपके पास हैं तो उन्हीं से उसको रिवाइज करिए। और ऐसे ही 1 शॉट वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।